हेलो बच्चों, आज के गणित के कुछ मुख्य प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, इसे 2230 रुपये 40 पैसे है, इसे ये 3 छूट के बाद आया ये मूल्य, और वो छूटे कितने कितने के, एक 15%, एक 20 और एक 18% की क्रमिक छूटे हैं। मतलब पहली छूट मिली, उस पे जो पैसा घट के आया अंकित मूल्य से, उस पे दूसरी, और फिर इसी प्रकार तीसरी छूट। तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 छूटे हैं, तो पहली 15% की है, तो इसका मतलब उस समय जो ये मूल्य था उसका 85% मूल्य पर हमें ये चीज मिल रही है, जो 15% छूट के बाद। तो इसका बिना छूट का मूल्य यानी 100% कितना होगा, इंटू 100। ऐसे ही हम दूसरी छूट के लिए करें कि 100 अपॉन 20% है तो कितना हो जाएगा, 80। और ऐसे ही हम तीसरी छूट के लिए करें, वो कितना हो जाएगा, तीसरी छूट के बाद मूल्य 100 इंटू 18% की है तो कितना हो जाएगा, 82। और इनको हम अगर काट ले तो हमारे जो उत्तर आएगा वो 4000 रुपये आएगा, और वह उत्तर हमारा होगा। दूसरा तरीका जो हम लगा सकते हैं इसी क्वेश्चन में, वो हम 100 रुपये से शुरुआत करें कि मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था। अब इन जो 3 छूट दे रखी है उनमें से किसी भी छूट को हम पहले ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो 20% की छूट ले ली हमने तो 80 की पड़ी, फिर 80 पे 15% की छूट ले लें हम, तो 80 का 15%, देखो 10% 80 का कितना आता है, 8। तो 15% 8 और 4 12 हो जाएगा। तो 20 पहले छूट मिल गई थी और 12 ये छूट मिल गई, यानी 32 छूट हो चुकी है। अब 18% की छूट और मिलनी है हमें, जो बचा हुआ मूल्य है उस पर मिलेगी, 68 पर। तो हम सीधा ले लेते हैं कि 32 और 18 कितने होते, 50। तो 50 मूल्य बचता अगर सीधी छूट मिलती तो, लेकिन क्योंकि घटे हुए मूल्य पर छूट मिलेगी इसलिए अधिक मूल्य बचेगा। तो वो कितना अधिक होगा, जो बचा हुआ जो 32 था 68 के बाद ऊपर जो 100 तक, उसका 18% और, तो 32 का 18% कितना आएगा, 32 गुना 18/100। तो यदि ये हम करते हैं तो ये हमें क्या आया, जो ये आया, अब इसको गुना करें 18 से, तो 18 दूनी 36, 18 54 और 3 57, यानी कि 5.76 आएगा जब 100 से भाग करेंगे। तो कुल मिलके हुए 55.76। तो जो ये वस्तु थी हमारी उसका 55.76% मूल्य है ना, वो ये जो हमने खरीदी है वो है इसका 2230 रुपये 40 पैसे। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100% कितना होगा, अब हम ये निकाल सकते हैं कि भाई 55.76 है, वो है 2230 रुपये 40 पैसे। तो 2230 रुपये 40 पैसे है, और ये है 55.76%। तो 100% कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर दे हम। अब इसे यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल है वो हट जाएगी यहाँ से, या दोनों में डेसिमल हटा ले, दोनों में 2 के बाद 10 है। और अब हम इसे काटे यदि तो 5576 चौके है जो 4 पे ले, वो पूरा 22,304 आता है, और 1 जीरो और बची अभी, तो वो तो 40 गुना में 100, 4000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। अब दूसरा प्रश्न अगला, एक गाय 50 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय चर सकती है। तो देखिए ये 25 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ये इसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 25 मीटर। अब गाय यहाँ खूंटे पर बंधी हुई है, और जो रस्सी है उसकी लंबाई है 14 मीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर भुजा है और इधर भी 25 सेंटीमीटर है। तो गाय जो इसमें मैदान में चरेगी वो 14 मीटर तक की ही चरेगी, यानी ये जो क्षेत्र आया
इसमें ही चलेगी वो। अब ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो जो ये बना ये एक क्वाड्रेंट के बराबर बन गया, यानी एक पूरे वर्त का चौथा हिस्सा, क्योंकि 90 डिग्री पूरे वर्त का कोण 360 होता है, तो 90 डिग्री उसका चौथा हिस्सा है। तो हम क्या करें, अब गाय द्वारा चराया गया जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें कि एक वर्त का जो चौथा हिस्सा होगा उसका एरिया निकाल ले, और वर्त की जो त्रिज्या है वो क्या ले, 14 मीटर। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इससे अब आप याद कर लीजिए कि 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, यानी कि 14 गुणा में 14। ये तो पूरे वर्त का हो गया, लेकिन हम तो एक क्वाड्रेंट ले रहे हैं, तो एक क्वाड्रेंट कितना हो गया, 1/4, इसलिए एक क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा। अब इसे यदि आप काटोगे तो 7 दूनी 14, 2 से 4 को काटा 2, और इस 2 से 14 काटा 7, तो कुल कितना उत्तर आ जाएगा अब, 22 गुणा में 7, यानी कि 154 उत्तर आ गया वर्ग मीटर। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन ए, 154 वर्ग मीटर। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उसके वेतनों का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले 62,000 था और अब इनका कितना हो गया, जो औसत वेतन है 64,250, तो कुल कितने की वृद्धि हुई है, 64,250 में से हम 62,000 घटा ले तो कितना आ जाएगा, 2,250 रुपए की वृद्धि हुई है। तो 2,250 रुपए की वृद्धि 5 जगह पे हुई है, क्योंकि औसत तभी बढ़ेगा जब सभी की इतनी बढ़ेगी। तो इसके मतलब सुरेंद्र का जो वेतन है वो पहले से 2,250 गुणा में 5 इतना अधिक हुआ, यानी कि अब इसे आप गुणा करोगे तो 11,250 रुपये आ जाएगा, और वह ऑप्शन सी, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्च और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3,800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। तो देखिए कुल 100 रुपये यदि हम मान ले उसका मासिक वेतन, तो उसमें से 22% खर्च कर दिया उसने और 40%, यानी कि कुल 62% खर्च हो गया उसका। 100 में से 62 यदि घटा ले तो बचा कितना प्रतिशत उसके पास, 38%। अब जो ये 38% बचा है, 38 रुपये मान ले हम बचा है, उसका जो शेष का 50% बच्चों की शिक्षा पर। अब किसी भी संख्या का 50% आधा हो जाता है, तो यानी कि 38 में से आधा, यानी कि 19 रुपये उसने शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कर दिए, और बचा कितना, 38 में से 19 और खर्च हो गए तो 19 ही बचा, 19 उसने खर्च किया और 19 ही बचा। तो यदि जो बचत है उसकी 3800 रुपये है, तो इसका मतलब शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च है वो भी 19 था और ये भी 19 है, तो वह 19 अनुपात है, वह 3800 के बराबर 19% है वो। तो इसका मतलब उसका शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च भी कितना हो गया, 3800 रुपये ही हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3800 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी। एक बार फिर समझते हैं कि 100 रुपये उसका मासिक वेतन हमने माना, अब उसमें से 22% घर के किराए में और 40% घरेलू खर्च और राशन पर खर्च किया, तो 62% खर्च कर दिया। तो 100 में से 62% मतलब 62 खर्च हो गया, 38 बचा है। अब उस 38 में से जो शेष था, यानी जो 38 था उसमें से 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो 38 का 50% मतलब आधा, कितना हो गया, 19। 38 में से 19 और खर्च दिया उसने शिक्षा और अन्य मदों पर, और बचा कितना, 19 ही बचेगा, 38 में से 19 खर्च दिए, यानी उतना ही बचा। जो मासिक बचत है वो उतनी है जितनी उसने शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च की थी। तो मासिक बचत उसकी 3800 रुपये, तो इसका मतलब उसकी शिक्षा और अन्य मदों पर भी खर्च कितना होगा, 3800 रुपये। इसका उत्तर सी आ गया। 5वां प्रश्न, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, मतलब जो पहले था वही रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। हमें लाभ विक्रय मूल्य पर
गणना करनी है, न कि क्रय मूल्य पर। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपए था, उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए। अब 20% लाभ में, 120% लाभ में उसने बेचा, तो कितने में बिकेगा, 100 का 120%, 120 आएगा। और कितने में बिकी वो, 220 रुपए में। अब लागत 25% बढ़ गई, यानी 100 की जगह लागत मूल्य कितना हो गया, 125। लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा जो पहले था, यानी 220 ही रहा। तो इसका मतलब उस लाभ कितना हुआ, 125 घटा दे हम 220 में से, भाई उसका लाभ आ जाएगा। तो वो कितना आ गया, लाभ 95 रुपए। घटाने पर कितना आया, 95 रुपए। अब ये हमें जो लाभ की गणना, वैसे तो सामान्य तो हम क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन या लागत मूल्य पर, लेकिन सवाल में विशेष तौर पर कहा है कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा और निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। तो 95 रुपए है जो ये विक्रय मूल्य है जो 220 रुपए, उसका कितना प्रतिशत है ये हमने ज्ञात करना है। तो 95/220 गुणा में 100। अब अगर आप इसे गणना करेंगे तो 0 से 0, 2 से काटे तो यहाँ 5 और 2 से 1 काटा तो 11। अब 400, जब 95 को 5 से गुणा करेंगे तो 475 अपॉन 11। अब 11 से अगर आप इसे भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, हमें निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना। तो 11 चौक 44, 3 और 5 और 11 तिया 33, लगभग 43% आ गया उत्तर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, ऑप्शन सी 43% है, वह हमारा उत्तर आ गया इस प्रश्न का। तो ये सही है। अब छठा प्रश्न, किस संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 में जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाए। तो देखिए ये प्रश्न है, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो एसएससी है वो सीधे तौर पर इस तरह प्रश्न नहीं करती। इसी प्रश्न को कैसे देती है एसएससी कि 6, 14, 18 और 38 में एक्स जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो 2x जमा 3 का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन भी फिर उसी हिसाब से बनाती कि 2x जमा 3 कितना आया। तो हम इसे दोनों तरीके से करते, पहले तो ऑप्शन से ही। तो यदि हम मान लीजिए ये समानुपात में आ जाए, इसका अर्थ क्या है कि 6/14 है, इसमें क्या जोड़े, दोनों जगह, और 18/38 है, इसमें क्या जोड़े दोनों जगह, कि ये क्या आ जाए, समानुपात, बराबर अनुपात आए इनका। तो अगर एक जोड़े हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, और 14 में एक जोड़ेंगे तो 15। ये तो 7/15 आया, नहीं कट रहा। अब वहां जोड़ेंगे एक एक तो 19, और 38 में एक जोड़ा तो 39। ऑप्शन से कर रहे हैं, ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं मैं। तो ये तो दोनों बराबर नहीं आए, तो ये समानुपाती नहीं हुई। अब दो जोड़े, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो हम 8, और बटे में 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। ऑप्शन बी ट्राई कर रहे हैं हम। तो कट के कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही हम 18 और 38 है जो ये थे, इनमें भी 2-2 जोड़े तो 20 और 40 हो जाएंगे। ये भी कट के क्या आ गया, 1:2। तो इसका मतलब 2 जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपाती होगी। तो ये तो जब हम करेंगे जब सीधा इसी तरह प्रश्न दिया जाए। लेकिन अगर यूं कह दिया गया हो कि 6, 14, 18 और 38 में क्या जोड़े कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, तब हम इसे इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जगह पर फिर हम क्या करेंगे, अब आगे मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट, आप उसका इस्तेमाल करें कि इसमें x जोड़े तो ये समानुपाती हो जाती है। तो और फिर आगे प्रश्न यूं देगा कि 2x जमा 3 का मान क्या होगा, या इसी तरह से कुछ और बनाकर। तो उसे हम साधारण तौर पर नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से देखकर। तो अब हम क्या करें, 6/14 है हमारे पास, और 18/38 है। तो देखिए यहाँ पर कितना अंतर है, 12 का। यहाँ पर कितना अंतर है, 24 का। तो इनको अगर हम काटे तो कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया, एक कट के। तो अब यहाँ अंतर देखिए आप, इन दोनों में अंतर कितना है, 8 का। तो एक अनुपात है, 1/2 में जो अनुपात है उनका भी अंतर कितना है, 1 का। 1 और 2 में, तो वो भी 1 का है। तो इसका मतलब एक अनुपात है वो 8 के बराबर है। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 16। यानी 6/14 का हमने क्या बनाना है, 8/16। तो 6 में कितने जोड़ने पर 8 बनेंगे, 2 जोड़ने पर। और 14 में भी कितने जोड़ने पर 16 बनेंगे, 2 जोड़ने पर। तो हमारा उत्तर क्या आया, 2 आया। तो आज ये 6 प्रश्न ही थे, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।